हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। हाजिर हूँ मैं और स्वागत करता हूँ आपका आप ही के अपने चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा पे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही कि हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा पे आजकल आपकी एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत हम आजकल जो आपका भारत का भौगोलिक ढांचा है उसका अध्ययन कर रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि किसी भी देश का जो इतिहास होता है वहाँ के भौगोलिक ढांचे द्वारा बहुत ही अधिक प्रभावित होता है। तो इसी के अंतर्गत हम जो भौगोलिक ढांचा है, जो भारत का भौगोलिक ढांचा था, उसका पहला भाग देख चुके थे। उसी के अंतर्गत आज हम दूसरे भाग का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि जो भारत का भौगोलिक ढांचा है वो किस प्रकार से भारत के इतिहास को और प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जहां हमने परसों छोड़ दिया था, हमने तांबे के भंडार के बारे में बताया था। अब हम तांबे के भंडार के बाद जो भारत में टिन के भंडार कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उनका अध्ययन करते हैं। देखिए, वर्तमान में देश में टिन का उत्पादन नहीं होता है। प्राचीन समय में यह धातु बहुत ही कम उपलब्ध थी। यह धातु राजस्थान और बिहार में पाई जाती थी। अब इसके भंडार समाप्त हो गए हैं, क्योंकि तांबा और टिन को मिलाने पर ही कांसा बनता है। इसलिए प्रागैतिक काल में कांसे की वस्तुएं बहुत कम प्राप्त होती हैं। तो देखिए दोस्तों, ये क्या कह रहा है हमारे पास। जैसे कि आपको पता है, वर्तमान में भी भारत में टिन का उत्पादन ना के ही बराबर होता है। तो प्राचीन काल में भी यह धातु जो टिन था, टिन बहुत कम मात्रा में बनता था। क्यों बनता था, है ना। क्योंकि और जो प्राचीन काल में यह धातु थोड़ा बहुत कहाँ पाई जाती थी, राजस्थान और बिहार में पाई जाती थी। परंतु अब इसके भंडार क्या हो चुके थे, समाप्त हो चुके थे। तांबा और टिन को मिलाने पर ही कांसा बनता है ना। अब क्योंकि जो टिन है, टिन के भंडार ही भारत में बहुत कम मात्रा में उपस्थित है, तो इसलिए क्या है, हमारे देश में टिन भी नहीं पाया जाता है या कांसे की वस्तुएं भी नहीं पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जो कांसा होता है आपका, कांसा तांबा और टिन को ही मिलाकर बनता है। तो आपसे पूछा जा सकता है, कांसा किस किस को मिलाकर बनता है आपका। तांबा प्लस टिन को मिलाकर आपका क्या बनता है, कांसा बनता है। तो इसलिए इसके भंडार बहुत कम मात्रा में पाए जाते थे। तो इसीलिए प्राचीन काल में भी जो कांसा था उसकी वस्तुएं हमारे देश में बहुत कम ही मात्रा में प्राप्त होती है। तो चलिए, अब हम इसके बाद अगर आगे चलें, है ना। अब देखिए उसके बाद आगे, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो योग्य कि कांस्य किस किस से मिलाकर बनता है, तांबा और टिन को मिलाकर बनता है। हड़प्पा संस्कृति के लोग संभवतः राजस्थान से कुछ टिन प्राप्त करते थे, परंतु टिन मुख्यतः अफगानिस्तान से आयात किया जाता था। अब देखिए, क्योंकि भारत में टिन बहुत कम मात्रा में मिलता था, और जो प्राचीन समय में जो थोड़ा बहुत टिन मिलता भी था वो कहाँ से मिलता था, राजस्थान से मिलता था, है ना। और तो उस समय क्योंकि बहुत कम मात्रा में मिलता था और कांसे की वस्तुएं बनानी ही थी, तो जो समय टिन आयात किया जाता है, कहाँ से किया जाता था, अफगानिस्तान से। तो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राचीन काल में टिन कहाँ से आयात किया जाता था, कहाँ से किया जाता था, अफगानिस्तान से आयात किया जाता था। अब आगे बात करें, ठीक है। यही कारण है कि हड़प्पाई लोग कांसे के औजारों का प्रयोग तो करते थे, लेकिन यहाँ ऐसे औजार पश्चिमी एशिया, मिस्र, क्रीट की अपेक्षा कम प्राप्त हुए हैं। जो प्राप्त हुए हैं उनमें कम मात्रा में टिन मिलता है। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया, है ना। जो हम हड़प्पाई सभ्यता पढ़ते हैं, तो हड़प्पाई सभ्यता में हमें जो कांसे के औजार देखने को मिलते हैं बहुत कम देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में उस समय जो टिन की खानें थी वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध ही नहीं थी। और जो यहाँ थोड़ा बहुत जो कांसे के सामान भी मिलते हैं, तो उनमें टिन की मात्रा बहुत कम देखने को मिलती है। क्योंकि जो कांसा होता है वो टिन और तांबे से मिलाकर बनता है, और भारत में टिन की खदानें नहीं थी जो आयात कर जाती थी, तो उसकी उसी से बनाया जाता था। इसलिए भारत में जो भी कांसे के औजार देखने को मिलते हैं उनमें बहुत कम मात्रा में टिन देखने को मिलता है। चलिए, अब आगे चलते हैं। इसी कारण भारत में अधिकांश हिस्सों में कांस्य युग ठीक से आया नहीं, है ना। तो जब मैं आपको भारत में कांस्य युग पढ़ाऊंगा या जो भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाऊंगा और डिटेल में, तो वहां हम देखेंगे कि भारत में कांस्य युग ढंग से आया नहीं। कांस्य की वस्तु बहुत कम देखने को मिलती है। यहाँ क्या है, तांबे के युग के बाद, है ना, ताम्र युग या ताम्र पाषाण युग के बाद लगभग लगभग हमको सीधे ही पास लौह युग देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि भारत में टीन की खदानें थी ही नहीं। जो हल्का फुल्के टीन की वस्तुएं बनती भी थी, वो उनमें जो कांसे की वस्तु बनती भी थी उनमें टिन की मात्रा बहुत कम होती थी, यानी वो कांसा उतना मजबूत नहीं होता था। ईसवी सन के आरंभिक शतकों में ही भारत में घना संपर्क ब्रह्मा और मलय प्रायद्वीपों के साथ भी हुआ, जहां टिन के विपुल भंडार थे। ठीक है। फलस्वरूप बड़े पैमाने पर कांसे का इस्तेमाल होने लगा दक्षिण भारत में बनने वाली देव प्रतिमाओं में। अब देखिए, उत्तर भारत में तो कहीं भी आपको क्या नहीं देखने को मिलते हैं, जो टिन की खाने हैं वो देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अब दक्षिण भारत में क्या हुआ, जब आपका ईस्वी सन का प्रारंभ हो गया, तो उस समय भारत का संबंध किसके साथ हो गया, ब्रह्मा यानी जो वर्तमान का म्यांमार है, और मलय प्रायद्वीप के साथ हुआ। इन प्रायद्वीपों में क्या थे, टिन के बहुत अधिक भंडार देखने को मिलते थे, क्योंकि भारत का संपर्क वहां से हो गया था। तो वहां से जो दक्षिण भारत के लोग थे, वहां से कांसा लाते थे,
है ना, या टिन लाते थे और उस टिन से कांसे की वस्तुएं बनाते थे। इसलिए हमें दक्षिण भारत में बड़ी ही मात्रा में जो कांसे की देव प्रतिमाएं देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि वहां के शासकों का संपर्क किसके साथ हो गया था आपका, ठीक है, जो वर्तमान क्या है आपका म्यांमार है, यानी ब्रह्म है और मलय प्रायद्वीप से हो गया था, और वहां जो आपका टिन था ये बड़ी मात्रा में पाया जाता था। इसके कारण जो दक्षिण भारत की देव प्रतिमाएं हैं वहां आपको क्या देखने को मिलता है, कांसे की देव प्रतिमाएं देखने को मिलती है, जबकि उत्तर भारत में इतनी अधिक मात्रा में आपको कांसे की देव या ना के बराबर ही आपको देव प्रतिमाएं देखने को मिलती है। बिहार में किसी पालकालीन कांस्य प्रतिमाओं के लिए टिन हजारीबाग और रांची से प्राप्त किया जाता गया था, क्योंकि हजारीबाग में पिछली सदी के मध्यकाल तक टिन के अयस्क के गलाने का काम होता था। अब देखिए कुछ देव प्रतिमाएं आपको उत्तरी भारत में यानी बिहार में कांस्य की प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। क्यों देखने को मिलती हैं? क्योंकि जो बिहार है, बिहार का हजारीबाग और रांची वाला भाग है ना, तो ये अलग प्रदेश बन चुके हैं, पर उस समय बिहार में था, तो वहां पर भी हमको क्या देखने मिलते हैं, टिन की थोड़ा बहुत हल्की फुल्की खाने को देखने को मिलती है। और वहां भी अभी तक भी क्या होता था, कुछ समय तक पहले टिन को गलाने का काम होता था। तो चलिए दोस्तों अब इसका हम आगे देखें तो आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए जो भारत के इतिहास है यानी जो प्रतिमाएं हैं, औजार हैं, यानी जो भी हमको प्राप्त हो रहा है वो उसमें इतिहास भूगोल का कितना महत्वपूर्ण योगदान हो रहा है ना। आपको पूरे भारत में कहीं भी क्या टीन की खदानें कम ही देखने को मिल रही है, लेकिन दक्षिण भारत में आपको टीन की प्रतिमाएं देखने को मिल रही है, क्योंकि वहाँ का भूगोल उस तरीके का था, मलय प्रायद्वीप और ब्रह्म से वो नजदीक था, है ना। और जो आपका इस तरीके से जो हमारा भूगोल है वो भी हमारे इतिहास को प्रभावित करता है। चलिए तो आगे देखते हैं दोस्तों आगे की बात। भारत लौह अयस्क में समृद्ध रहा। यह मुख्यतः झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश और कर्नाटक में पाया जाता है। अब मैंने आपको बताया है ना, ताम्र युग या ताम्र पाषाणी पाषाण युग, पाषाण के बाद ताम्र पाषाणिक युग आया, उसके बाद सीधे भारत में जो कांस्य युग है वो देखने को नहीं मिलता है, और सीधे क्या आ जाता है, लौह युग आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि भारत में जो लौह अयस्क समृद्ध मात्रा में पाया जाता है, मुख्यतः आपके झारखंड हो गया, पूर्वी मध्य प्रदेश हो गया और कर्नाटक में पाया जाता है। इससे अस्त्र बनाए गए व लोहे के उपयोग से ही नियमित खेती संभव हो पाई। अब देखिए क्योंकि भारत में जो लौह अयस्क था प्रचुर मात्रा में उपस्थित था, तो इससे क्या गया, अलग अलग प्रकार के औजार बनाए गए, और जब भारत में लौह के औजारों का प्रचलन हुआ, उसके फलस्वरूप ही भारत में क्या हुआ है आपका, उसके फलस्वरूप ही आपका भारत में क्या हुई, खेती संभव हो पाई। उससे पहले भी होती थी, लेकिन उतनी प्रचुर मात्रा में, उतनी विशाल मात्रा में नहीं हो पाती थी जितने लौह के औजारों बनने के बाद हुए, क्योंकि जो लोहे के औजार होते थे वो ज्यादा टिकाऊ और ज्यादा मजबूत होते थे, तो जिससे कुल्हाड़ी बनाई गई, जिससे जंगलों को काटना क्या हो गया, आसान हो गया, जंगलों को काटना आसान हो गया। साथ ही साथ उससे क्या बनाए गए, आपके लोहे के हल बनाए गए, जिससे खेती करना आसान हो गया। इस तरीके से जो लौह अस्त्रों के बनाने के बाद भारत में क्या हुआ, आपकी विशाल मात्रा में खेती होने लगी। मगध में ईसा पूर्व 6वीं सदी 4वीं शताब्दी में पहला साम्राज्य स्थापित हुआ। इसका कारण इसके ठीक प्रदेश के दक्षिण में लौह अयस्क की उपलब्ध था। अब जैसा कि मैंने आपको बताएंगे, जब हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य, तो भारत का जो पहला साम्राज्य स्थापित हुआ था वो कहाँ हुआ था, मगध में ही हुआ था। क्यों हुआ था? इसका कारण भी लौह अयस्क था, क्योंकि जो जहाँ मगध राज्य स्थापित हुआ उसके ठीक दक्षिण में क्या था, आपके विशाल मात्रा में लौह की खदानें उपस्थित थी। तो लौह की खदानें उपस्थित होने के कारण जो मगध साम्राज्य था वो यहाँ से लोहा निकालता था और उससे अस्त्र शस्त्र बनाता था, जबकि जो बाकी साम्राज्य थे उनके पास प्रचुर मात्रा में लौह की खदानें उपस्थित नहीं थी, जिस कारण उतने अच्छे अस्त्र शस्त्र या औजार नहीं बना पाते थे। तो ये आपने देखा कि जो खदानें हैं यानी जो भूगोल है वो भी आपके साम्राज्यों को स्थापित करने में आपकी सहायता कर रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे। बड़े पैमाने पर लौह का उपयोग करके ही अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, ईसा की पूर्व 5वीं-6वीं शताब्दी में पूर्ण महत्वपूर्ण राज्य बन गया। अब एक दूसरा राज्य है जिसका नाम क्या है, अवंती। तो वहां पर भी आपकी क्या थी, लौह अयस्क की खदानें थी, तो इसलिए वहां भी क्या बन गया था, एक महत्वपूर्ण राज्य बन गया था। अब इसके बाद आगे चले। आंध्र में सीसा भी मिलता है। यही कारण है कि सीसे के 2 प्रारंभिक सदियों में आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन करने वाले सातवाहन बड़ी संख्या में सीसे के सिक्के जारी किए। ठीक है, और सीसा राजस्थान की जोरावर खानों से भी प्राप्त होता था। अब देखिए आपका जो दक्षिण भारत, आपका यह कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि उन शासकों का नाम बताओ जिनके द्वारा सीसे के सिक्के जारी किए गए। तो किनके द्वारा किए गए थे, सातवाहनों के द्वारा, और सातवाहनों का शासन कहाँ था आपका, आंध्र प्रदेश में था। अब क्यों इनके द्वारा सीसे के सिक्के जारी किए गए, इसीलिए किए गए क्योंकि जो आंध्र प्रदेश है और महाराष्ट्र है वहां पर क्या पाए जाते थे, आपकी सीसे की खदानें उपस्थित थी, है ना। जब वहां सीसे का अयस्क उपस्थित था, तो इसी कारण वहां के जो शासक थे उन्होंने क्या किया, आपके सीसे के सिक्कों को जारी किया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चले आगे देखते हैं। प्राचीन काल में मुंगेर जिले की खड़गपुर पहाड़ियों में चांदी की खदानें मौजूद थी। अकबर के समय तक इनका उल्लेख मिलता है। यही कारण है कि बिहार में मिले सबसे पुराने सिक्के, आहत सिक्के चांदी के हैं। अब देखिए जो आपका क्या है, बिहार है, तो बिहार में कौन सा आपका,
ठीक है, एक स्थान मिलता है जिसका नाम क्या है आपका, खड़गपुर की पहाड़ियां, है ना, मुंगेर जिले में स्थित है। तो यहाँ पर क्या था आपका, चांदी की खदानें प्रचुर मात्रा में उपस्थित थी, तो इसलिए यहाँ पर क्या था, आपके चांदी के आहट सिक्के मिलते हैं। और जो यहाँ आपका क्या बोला, ठीक है, बिहार में मिले सबसे पुराने आहट सिक्के क्या है, चांदी के, यानी जो बिहार में अभी तक जो सबसे पुराने सिक्के मिले हैं तो वो कौन से, चांदी के हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर पर्याप्त मात्रा में चांदी की खानें उपस्थित थी। अब हम अगर आगे बात करें तो आगे क्या आपका, सोना कर्नाटक की कोलार खानों में मिलता है। सोने का सबसे पुराना अवशेष 1800 ईस्वी पूर्व के आसपास कर्नाटक के एक नवपाषाण कालीन स्तर में मिलता है। अब आपको पता है ना, कोलार हो गया, है ना, हट्टी हो गया, जो सारी जो खदानें हैं ये कहाँ आपकी, कर्नाटक में स्थित है, सोने की खदानें हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, आपको सोने के जो सबसे पुराने अवशेष है वो कहाँ देखने को मिलते हैं, आपको कर्नाटक में देखने को मिलते हैं। और कहाँ से मिलते हैं, एक नवपाषाण कालीन स्थल से देखने को मिलते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के किस स्थान में सबसे पुराने, ठीक है, सोने के अवशेष देखने को मिलते हैं, तो कहाँ, कर्नाटक में देखने को मिलते हैं, है ना। अब देखिए अगला, कोलार दक्षिण कर्नाटक के गंग देशवासियों की प्राचीन राजधानी भी था। अब जो कोलार है ये कर्नाटक में जो गंग साम्राज्य था उसकी राजधानी भी था। अब अगर हम आगे बात करें, अधिकांश सोना मध्य एशिया और रोमन साम्राज्य से प्राप्त किया जाता था। आपको पता है भारत में इतनी विशाल मात्रा में सोने की खानें भी देखने को नहीं मिलती, एक दो या सोने की खदानें ही देखने को मिलती है जो कर्नाटक में है। इसलिए जो हमें और सोना चाहिए होता था वो कहाँ से आयात किया जाता था, आपका मध्य एशिया और रोमन साम्राज्य से प्राप्त किया जाता था। तो ठीक है दोस्तों, आज हमारा भारत का भौगोलिक ढांचा खत्म हो गया है। आपको आशा करता हूँ कि जो मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई है निश्चित ही आपके रूप से काम आई होगी। और आपके लिए ये जो है ना, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, आप इसको मेंस में लिखने के लिए भी अपना उपयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम कल देखेंगे जो भारत का भाषाई ढांचा है, भाषाई ढांचा भारत में किस किस प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं और किस किस प्रकार से वो हमारे इतिहास को प्रभावित करती हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है आपको पसंद आ रहा होगा। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा को देखते रहिए। और अगर हाँ आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कि हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा से भी तैयारी कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों।